तो चलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की अकाउंट्स। तो पहला चैप्टर आपके सामने क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं। अकाउंटिंग क्यों बनी, बिजनेस आया, अकाउंटिंग बनी, ये सारी बातें करने वाले हैं। तो चलो पहले बच्चों कुछ एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। मान लेते हैं ये ए का घर है और ये बी का घर है और ये सी का घर है, ठीक है। अब मान लेते हैं जो ये ए है, इसके घर में जो इनकम आती है वो मंथली आती है। तो यानी अगर मंथली आती है तो ये जितना भी अपना हिसाब किताब है मंथली करते होंगे। अच्छा, मान के चलो ये जो बी है, इसके घर जो इनकम आती है वो वीकली आती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जितना भी अपना घर का हिसाब होगा वीकली करते होंगे कि भाई कितना पैसा आया वीकली, कितना चला गया। अब मान के चलो सी के घर डेली की इनकम आती है, तो यानी कि सी क्या करेगा? सी अपने घर पर डेली हिसाब करेगा, ठीक है। सो ए ने मंथली अपना हिसाब किताब किया, बी ने वीकली किया और सी ने डेली किया। सो ये देखो, अगर इनकी ट्रांजैक्शंस करेंगे या अपना ये हिसाब किताब अपनी बुक्स में लिखेंगे, सो ये एक आधी ट्रांजैक्शन लिखेगा, ये वीक के अकॉर्डिंग 4 से 5 और ये डेली यानी कि 30 के अराउंड। तो अगर बिजनेस की बात की जाए, सो क्या बिजनेस भी ऐसा ही करे? यानी कि जिसके पास मंथली इनकम आती है वो मंथली रिकॉर्ड कर रहा है यहाँ पर, जिसके पास वीकली आती है वो वीकली अपना हिसाब किताब कर रहा है और जिसके पास डेली आती है वो डेली कर रहा है। अब बात करते हैं बिजनेस की। क्या बिजनेस को भी ऐसा करना चाहिए? मान लेते हैं आपके सामने आपके आसपास मैकडी होगा, कुछ स्टोर होंगे, जनरल स्टोर, ठीक है, ये डी मार्ट जैसे कुछ स्टोर होंगे ग्रोसरीज वगैरह के। तो क्या जब उन्हें भी अपने बिजनेस के अंदर हिसाब किताब करना है, कैलकुलेशंस करनी है, क्या वो अपने अकॉर्डिंग करें? जब जिसका दिल आ रहा है अकाउंटिंग कर ले या जब जिसका दिल आ रहा है हिसाब किताब कर ले? नहीं ना, ऐसा बिजनेस के केस में नहीं हो सकता। बिजनेस के केस में कैलकुलेशन में सिमिलैरिटीज के लिए भाई सबकी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम रहे, जितने भी बिजनेस करने वाले लोग हैं, उसके लिए जन्म होता है किसका? अकाउंटिंग का, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1। जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं एक बार हेलो कर दो कमेंट्स में। सो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बच्चों हुआ क्या? पहले बिजनेस आया, तो बिजनेस आने के बाद दिक्कत क्या आई? अरे बिजनेस के अंदर कैलकुलेशन कैसी की जाए? तो कैलकुलेशन में सिमिलैरिटीज लाने के लिए कि सबकी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम तरीके से हो, सो उसके लिए अकाउंटिंग का जन्म हुआ। यानी हुआ क्या? पहले बिजनेस आया फिर अकाउंटिंग आई। चलो नंबर 2 पर आओ। नंबर 2 की डेफिनेशन पढ़ते हैं, लिखा क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। अकाउंट्स के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसकी मीनिंग है कि अकाउंटिंग क्या है। मैंने ये डेफिनेशन को रीड किया और मान के चल रहा हूं आपको कुछ समझ नहीं आया, तो इसे समझने के लिए हम एक प्रोसेस का यूज करते हैं, एक कोड का यूज करते हैं। वो कोड का नाम क्या है? IMRCSAC। सो बच्चों कोड क्या है? कोड सबको याद होना चाहिए, IMRCSAC। सो बात करते हैं इस कोड के अकॉर्डिंग, इस कोड को डिस्क्राइब करते हैं। सो देखो सबसे पहले क्या लिखा है? आई से अगर बात की जाए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मान के चलते हैं कोई ए है और ये बिजनेस करता है। भाई ए क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, ठीक है जी। सो ए को ना 2 कॉल आते हैं। फर्स्ट जो कॉल आया ये आया है इसके मैनेजर का, और सेकंड कॉल आता है घर से इसकी वाइफ का। सो मैनेजर बोलता है सर बिजनेस में ना रॉ मटेरियल खत्म हो गया है, जरा 20,000 रुपीज अकाउंट में डाल दो, रॉ मटेरियल मंगवाना है। ठीक है जी, इसने अपने मैनेजर को 25,000 बैंक अकाउंट में पे कर दिया। ये ले भाई 25,000 रुपये पकड़, रॉ मटेरियल खरीद। तो भाई सेकंड कॉल किसका आता है? सेकंड कॉल ए की वाइफ का आता है। तो ए की वाइफ ने बोला सुनो जी मेरे छोटे भाई की शादी है, जरा 5,000 रुपये देना, मुझे सूट खरीदना है। तो अब बताओ ए ने टोटल कितने ट्रांजेक्शन्स की है? बिल्कुल ठीक, 2 ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन इसने किसको की? अपने मैनेजर को 25,000 की, और सेकंड ट्रांजेक्शन इसने अपनी वाइफ को की, कितने की? 5,000 की। तो जल्दी से पहचानो कि बिजनेस की ट्रांजेक्शन कौन सी है।
चलो बिल्कुल ठीक, यानी आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया। सर इसने जो फर्स्ट कॉल पर रिप्लाई किया अपने मैनेजर को, ये ले भाई 25,000 रुपए पकड़ रॉ मटेरियल के, ये इसके बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, वाइफ वाली तो नहीं है, वो तो घर की ट्रांजैक्शन है। तो यानी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफिकेशन सीख लिया। तो देखो क्या लिखा था इसे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। और अब मैं ये मान के चल रहा हूं आपको, अगर मैं ऐसे 2-3 एग्जांपल और दूं, आप फटाफट से आइडेंटिफाई कर पाओगे इसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस की है। तो चलो आई से आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होती है, हमने तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो ट्रांजैक्शन कितने की थी, 25,000 की। सो जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको मेजर करते हैं किस टर्म में, मनी के टर्म में। देखो क्या लिखा है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, जो आपने अभी आइडेंटिफाई किया उसे हम किस टर्म में मेजर करेंगे, मनी के टर्म में। तो पहले आपने आइडेंटिफाई किया बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है, फिर आपने उसे मनी के टर्म में मेजर कर लिया। सो नंबर 3, तो चलो आर की बात करते हैं। सो आर में क्या लिखा है, रिकॉर्डिंग। भाई जो ट्रांजैक्शन हुई बिजनेस उसे रिकॉर्ड भी तो करेगा, और आपको पता है ये बिजनेस कहां रिकॉर्ड करता है, बिजनेस के पास अपनी एक बुक होती है जिसमें वो रिकॉर्ड करता है ये जो ट्रांजैक्शन 25,000 रुपीज की हुई है। और आपको पता है ये रिकॉर्ड कहां किया जाता है, इसके लिए एक स्पेशल बुक बनती है जिसका नाम होता है जर्नल। जैसे आप अभी ये जो भी मैं आपको काम करवा रहा हूं, जो भी आपके नोट्स होते हैं अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडी के, आप अपने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में नोट करते हो। अकाउंट्स का काम अकाउंट्स की नोटबुक में, इको का काम इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स की नोटबुक में, और आपका जो भी बीएसटी का काम होगा बिजनेस स्टडी में रिकॉर्ड करोगे। तो बिजनेस के अंदर हम रिकॉर्ड कहां करते हैं भाई, बिजनेस की भी एक बुक होती है और उस बुक का नाम क्या है, जर्नल। तो यानी कि जर्नल के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। सो अभी तक आपने क्या सीखा, सबसे पहले आप बिजनेस में आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, किससे आइडेंटिफाई करना है, कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस की है, आप उसको मनी के टर्म में मेजर करोगे, देन रिकॉर्ड कर लोगे। अब बात आती है रिकॉर्ड करने के बाद क्या, सर रिकॉर्ड करने के बाद आप क्लासीफाई करते हो। क्लासीफाई का मतलब अलग अलग कर देना। सर अलग अलग क्या, अब सुनो जरा, आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई थी एक बुक के अंदर रिकॉर्ड की, जिसका नाम आपने या जिसका नाम हमने बोला क्या है, जर्नल है। मान लेते हैं आपके बिजनेस ने कुछ परचेज किया, कुछ सेल किया, परचेज किया, सेल किया, परचेज किया, सेल किया, ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शन आपका बिजनेस करेगा। सो अगर आपके मैनेजर ने आपको बुलाया या मालिक ने कि चल भाई बताओ सर अकाउंटेंट साहब कि हमारी फर्म ने सेल कितने की है, या आपके बिजनेस ने या आपका जो बिजनेस है उसने परचेस कितने की है, आप तो क्या बोलोगे सर, परचेस 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 परचेस, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो आपका मालिक आपको डांट सकता है, आपका जो भी ऑनर होगा या मैनेजर। सो आपको क्या करना है, जितनी भी यहां पर आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है उसे क्लासीफाई कर लेना है। क्लासीफाई का सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे आपकी सेल की बात की जाए, सेल वाली सारी ट्रांजैक्शन को आपने अलग लिखना है, जो आपने परचेस किया है तो परचेस वाली ट्रांजैक्शन को आपने अलग लिखना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्लासीफाइंग। अब सीखो प्रोसेस में हुआ क्या, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, मनी के टर्म में मेजर कर लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया, और उसके बाद आपने क्लासीफाई भी कर लिया, ठीक है। क्लासीफाई के बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग का देखो क्या मतलब है, सम, यानी आप सम करके बताओगे अपने मालिक को। जैसे लेट से मान के चलो आपने टोटल सेल आपके बिजनेस ने की 350 की, आपने परचेस किया आपके बिजनेस ने 250 का, तो ये आपने सम कर लिया। यानी यहां पर जितनी भी सेल होगी, टोटल सेल कितनी हुई है 350 की, और आपके बिजनेस में टोटल परचेस कितनी है 250 की, तो इसे बोलते हैं समराइजिंग करना। अब उसके बाद क्या है, आपका मालिक आपका ऑनर आपसे पूछेगा अकाउंटेंट सर जरा एनालाइज करके बताओ कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो जरा सोचो क्या हुआ, सेल है 350 की, आपकी परचेज है 250 की, जल्दी से आंसर करो कमेंट में। बहुत बढ़िया। सो आप अपने ऑनर को मालिक को क्या बताओगे, सर प्रॉफिट हो गया है। अब ये प्रॉफिट कितने का है, 100 रुपीज का। तो यानी आपने एनालाइज भी करना सीख लिया। अब ये जो रिजल्ट आया है आपका प्रॉफिट, आप लास्ट में क्या करते हो, इस रिजल्ट को कम्युनिकेट कर देते हो अपने यूजर्स को।
बता देते हो अपने यूजर्स को, देखो देखो भाई हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो गया है 100 रुपीज का। अब बात आती सर ये यूजर्स कौन है भाई, आने वाले जो भी आगे टॉपिक आ रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे यूजर्स कौन होते हैं। बेसिकली अभी बता दूं यूजर्स कौन होते हैं भाई, जिन लोगों को भी आपके बिजनेस से लेना देना है उनको हम यूजर्स बोलेंगे, क्योंकि वो इंटरेस्टेड होंगे आपके बिजनेस से रिलेटेड, चाहे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है जानने के लिए। तो चलो भाई आगे बढ़ने से पहले एक फाइनल रिवीजन, आपने अभी क्या सीखा, अकाउंटिंग की मीनिंग। अकाउंटिंग की मीनिंग के सीखने के लिए हमने क्या यूज किया, एक कोड का यूज किया, IMRCSAC। आई से आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, कौन से बिजनेस की है कौन सी नहीं है, आपने मनी के टर्म में मेजर किया, फिर आपने रिकॉर्ड किया जर्नल में, फिर आपने उसे क्लासीफाई किया, फिर आपने सम किया, फिर आपने एनालाइज किया, फिर सी से आपने कम्युनिकेट कर दिया अपने यूजर्स को। अब जरा मीनिंग पढ़ते हैं जो हमने स्टार्टिंग में सीखी थी। चलो भाई अब देखो, अब आप ये मीनिंग पढ़ोगे और आपको अब ये क्लियर होगी। देखो क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। भाई जो भी कुछ किया मनी के टर्म में किया, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को ही आपने रिकॉर्ड किया यहाँ पर, ठीक है, जो भी आपके बिजनेस की थी, इन पार्ट एटलीस्ट फाइनेंशियल करेक्टर, और जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो बिजनेस के अंदर वो फाइनेंशियल करेक्टर की होनी चाहिए, और इसका रिजल्ट आप अपने यूजर्स को बता देते हो। देखो थोड़ा सा सिंपल टर्म में लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हो कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस की है, मेजर करते हो मनी के टर्म में, रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, समराइज करते हो और कम्युनिकेट कर देते हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपके बिजनेस की होती है, ठीक है, अपने यूजर्स को। सो मीनिंग क्लियर तो भाई यस कर देना कमेंट्स में, ठीक है। तो मीनिंग के बाद अब बात आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। भाई ये जो अकाउंटिंग आप पढ़ रही हो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सर हमें क्या फायदा मिलेगा अकाउंटिंग सीखकर, अकाउंटिंग करेंगे आप बिजनेस में जाकर। तो देखो जी, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, जैसा आपका भी कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना, आपने कॉमर्स लिए तो क्यों ली है, ऐसे ही अकाउंटिंग के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भैया अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं, क्या फायदा इसका आगे जाकर। सो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग करते हो तो जो भी आपके बिजनेस के रिकॉर्ड होंगे वो सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन होंगे, ठीक है। नंबर 2, आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता लग जाएगा। नंबर 3, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, आपको पता होगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और उसके बाद क्या लिखा है, फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। कभी भी आपको या आपके मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें आपको फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, अकाउंटिंग आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। चलो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं भाई एक टेबल है जहां पर मैनेजमेंट के 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। इनके पास एक प्रोजेक्ट आता है 400 CR का, 400 करोड़ का इनके पास एक प्रोजेक्ट आया। सो आपस में ये सलाह कर रहे हैं आपके मैनेजमेंट की जो टीम है बिजनेस में कि अरे इस प्रोजेक्ट को कर लेते हैं, 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे और मान लो कुछ ऐसा है कि 100 करोड़ की कमाई हो जाएगी। तो इन्होंने जिनसे डील करनी थी उनको डन कर दिया कि ये प्रोजेक्ट आप हमें दे दो, हम ये करेंगे और आपको जो भी इक्विपमेंट्स या सामान हमें बनाकर देना है हम आपको विद इन 1 ईयर में बनाकर दे देंगे। तो इन्होंने यस कर दिया। सो अब इनका नेक्स्ट काम क्या होगा, जो भी आपका टारगेट आपका है आपको अचीव करवाना है, 400 करोड़ रुपए का आपका प्रोजेक्ट है। एकदम से क्या होता है, भागता हुआ एक अकाउंटेंट आता है, ठीक है, एक अकाउंटेंट आता है भागता हुआ और वो क्या बोलता है, सर आपने ये क्या कर दिया, अरे 400 करोड़ तो हमारे पास है ही नहीं अपने बिजनेस के पास इस टाइम पर। तो हमने इन्होंने पूछा भाई कितने पैसे हैं, सर अभी तो सिर्फ 300 करोड़ पड़े हैं बिजनेस के पास, तो आपने 400 करोड़ का प्रोजेक्ट कैसे यस कर दिया। तो इनसे गलती होगी, ये सिर पर हाथ रख के बैठ जाएंगे, भैया ये तो गलती हो गई। सो यहां पर हमने क्या सीखा कि कभी भी कोई मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है तो अकाउंटिंग भाई उनके बहुत काम आने वाली है। साथ में वो अकाउंटेंट को बैठाते ही हैं, क्या अपने पास अवेलेबल फंड है कि अगर हमें कल को कोई प्रोजेक्ट करना है क्या हम कर सकते हैं। सो हमने यहां पर क्या सीखा, अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा मैनेजमेंट को, किसमें, डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। सो नंबर आ जाओ 5 पर।
नंबर 5 पर आ जाते हैं, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। भाई अकाउंटिंग क्या करेगी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी अपने यूजर्स को। यूजर्स कौन होते हैं, जिनका भाई कंपनी से लेना देना होता है, उन्हीं को यूजर्स बोलते हैं, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट्स। तो भाई अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव और क्या है, ये आपके बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं उसे प्रोटेक्ट करके रखिएगा। आपको पता होगा कि आपके बिजनेस में आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, ये सारी चीजें हम आगे भी सीखने वाले हैं। तो अभी हमने यहां पर क्या सीखा, अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले अकाउंटिंग मेंटेन करता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को, आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस बताएगा, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा, आपको डिसीजन लेने में यानी कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, और आपको ये प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बेसिकली यूजर्स को प्रोवाइड करेगा अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन। और आपके बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करके कौन रखेगा, अकाउंटिंग। तो ये आपने जितने भी ऑब्जेक्टिव थे मेरे साथ सीखे। अब देखो ये लिखे भी हुए हैं, आप एक बार रीड कर लेना, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बता देना। चलो अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है, वन बाय वन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज देखो आप क्या लिखा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। ये बिल्कुल सेम ही हो गया, ठीक है, जैसे आप अभी ऑब्जेक्टिव पढ़कर आए थे। तो अकाउंटिंग का एडवांटेज नंबर 1 क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। आपके बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। सेम आ गया देखो, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो आपका मैनेजमेंट कभी भी कोई डिसीजन लेगा, अकाउंटिंग उसकी हेल्प करेगी। डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। भाई आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस किससे पता लगेगा, जब आप प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करते हो। आगे पढ़ते चलो, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा। और बात करते हैं रिप्लेस मेमोरी की। अब समझो जरा, भाई आप बिजनेस करोगे, तो जब आप लोग बिजनेस करोगे तो बिजनेस में रोज कितनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, मंथ में कितनी होंगी और सालों में कितनी होंगी। तो क्या आप सारी की सारी ट्रांजैक्शन को याद कर पाओगे, नहीं ना। सो सबसे अच्छा एक काम है ना, हम लिख कर रख लें जितने भी ट्रांजैक्शन होती है। और लिखते हो तो क्या करोगे, अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग का फायदा क्या है, ये आपकी मेमोरी को रिप्लेस कर देगी। आपको अब कुछ याद करने की नीड नहीं है, सब कुछ डेटा आपका अकाउंटिंग में ऐड होता जाएगा। सो आपको कुछ याद नहीं करना, आपकी मेमोरी को रिप्लेस कर दिया जाएगा। फिर क्या लिखा है, एविडेंस इन कोर्ट। कल को मान लो आपके ऊपर कोई केस हो जाता है और कोई केस इस तरीके से करता है कि सर ये कंपनी झूठा मूठा प्रॉफिट दिखाती है, इसको लॉस होता है, या XYZ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सिंपल सा मान के चलो, अगर आपके ऊपर कोई केस हो जाता है तो एविडेंस के तौर पर आप क्या दिखाओगे, जो भी आपके अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स है आप वो दिखा दोगे, ठीक है। तो आपकी एडवांटेज भी फिनिश हो गए। सबसे पहले क्या था, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताएगा। मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस बताएगा, फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा आपके बिजनेस की, आपकी मेमोरी को रिप्लेस कर देगा क्योंकि सब कुछ अकाउंटिंग करने वाली है, और कोर्ट में एविडेंस के रूप में काम आएगा। चलो जी आगे बढ़ चलो। देखो जी ये सारे एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, उनको एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने आपको बताया सेम आपको यहां मिलने वाला है। आप इसको रीड करना, ठीक है। कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना नेक्स्ट क्लास में। सो आगे बढ़ते हैं। भाई अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी होती है, ये तो पता ही है ना। कोई चीज बहुत अच्छी है तो उसमें थोड़ी बहुत कमियां तो होंगी, तो अकाउंटिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अकाउंटिंग में भी कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। भाई अकाउंटिंग ना फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। सर कैसे, मान लो मुझे अपने बिजनेस के लिए कोई मशीन चाहिए और मेरे एक फ्रेंड का कॉल आता है, वो बोलता है सर एक मशीन पड़ी हुई है, आप आके एक बारी देख लो। मैं गया वहां पर देखने, वो नई मशीन थी 1 CR की, नई मशीन 1 CR की थी, और जो मशीन उसके पास पड़ी थी वो 1-2 साल चली हुई थी। सो उसने बोला सर ये 80 लाख रुपीस की मैं बेचूंगा। तो मैंने थोड़ा एस्टिमेट लगाया, अरे ये 80 की नहीं होनी चाहिए, ये 70 की हम लेंगे। तो हम अपने बिजनेस में वो मशीन 70 की लेकर आ गए। तो जो एसेट्स हम लेकर आए हैं, ठीक है, तो क्या उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है, क्योंकि लिखना भी तो होता है अकाउंट्स में कि ये मशीन हमारी कितने की है। लेकिन हम उस मशीन को जब लेकर आए तो हमने क्या लगाया, एस्टिमेट लगाया। तो यानी अकाउंटिंग में कई बार आप एस्टिमेशन के बेसिस पर भी चीजों को रिकॉर्ड करते हो, इसीलिए बोला जाता है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट।
अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, कई बार हमें अकाउंटिंग में अनुमान लगाना पड़ता है, एस्टिमेशंस लगाने पड़ते हैं। चलो नंबर 2 की बात करते हैं। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। भाई जितने भी अकाउंटिंग के अंदर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना बिजनेस में, अकाउंटिंग इसको इग्नोर कर देता है। अब जैसे कोई कितना ईमानदार है, कितना ऑनेस्ट है, ठीक है, कितना दिल से काम करता है, अकाउंटिंग उसे इग्नोर कर देगा। मान लेते हैं, इसके लिए आप एक एग्जांपल लो मेरे साथ। चलो जी एग्जांपल की बात करते हैं। मान लो आपके बिजनेस में 3 वर्कर हैं, ए, बी और सी। भाई ये सेम लेवल के वर्कर है तो सबकी सैलरी भी सेम होगी। मान के चलो आप 20 के 20,000 सबकी सैलरी है। अब हमारी कंपनी क्या करती है, फर्नीचर का प्रोडक्शन करती है, चेयर्स बनाती है, कुर्सियां बनाती है। तो ये दिन में क्या करता है, 10 चेयर्स बना लेता है, ये 15 और ये 17। अब देखो इनकी सैलरी सबकी क्या है, सेम 20-20-20। लेकिन सबसे दिल से अच्छे से काम कौन कर रहा है, ये सी। लेकिन जब बात आती है सैलरी पे करने की, तो कंपनी क्या करेगी, सबको सेम सैलरी देगी। क्यों? क्योंकि ये सेम लेवल के एम्प्लॉई हैं। कंपनी ने इसकी स्किल को इग्नोर कर दिया कि ये ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा है, ठीक है। तो कंपनी में होता ऐसा है, ठीक है, हम जो भी चीज़ें हैं ऑनेस्टी, ठीक है, लव के बेसिस पर, सेटिस्फैक्शन के बेसिस पर, स्किल के बेसिस पर नहीं करते, सिर्फ मनी के टर्म में जो मेजर किया जा सकता है उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग ने यहाँ पर क्या किया, अकाउंटिंग इग्नोर कर देता है क्वालिटेटिव एलिमेंट को। आपके अंदर कैसी क्वालिटी है, कैसी स्किल्स है, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। फिर क्या लिखा है, अकाउंटिंग इग्नोर करता है प्राइस लेवल चेंजेस को। भाई जितने भी प्राइस लेवल चेंजेस होते हैं अकाउंटिंग इसको इग्नोर करता है। एग्जांपल ये देखो, मान लो 2020 में आपके बिजनेस ने एक मशीन खरीदी थी 1 CR की। तो अब 2021 आ गया, तो ये मशीन की वैल्यू हम अपने अकाउंट्स में फिर से 1 CR की ही लिखेंगे। सर 2022 आ गया, तब भी बच्चे हम अपनी बुक्स में मशीन की वैल्यू 1 CR ही लिखेंगे। सर 2026 चल रहा है, अब क्या करेंगे, अरे बच्चे अभी भी 1 CR ही लिखेंगे। तो यानी अकाउंटिंग क्या करता है, मार्केट में जो प्राइस लेवल चेंजेस आते हैं उसे इग्नोर कर देता है। अकाउंटिंग के अंदर कोई भी चीज किस पर रिकॉर्ड की जाती है, कॉस्ट पर। जितने की आपने परचेस की है, बार बार आप ईयर द ईयर उसको सेम उसी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करोगे, ठीक। तो ये भी आपका हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ो, क्या लिखा है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। भाई अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग को सीखते हैं, ये क्या है, विंडो ड्रेसिंग का सिंपल सा मतलब ऐसे मैनिपुलेशन सीख लो। अब देखो एग्जांपल से सीखो। मान लो ए, बी और सी, ये तीनों जाते हैं बैंक लोन लेने के लिए। अब हुआ क्या, ए को 20 CR का प्रॉफिट है, बी को 5 CR का लॉस है, यहां लॉस लिख लेते हैं, और इसे प्रॉफिट है। अगर बात करें सी की, तो मान लेते हैं इसको 1 CR का प्रॉफिट है। चलो अब खुद बताओ, बैंक किससे लोन नहीं देगा, आंसर आना चाहिए कमेंट में। बिल्कुल ठीक है, बी को लोन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी बुक्स में, अकाउंट्स के रिकॉर्ड में ये क्या मेंशन हो रहा है या क्या शो हो रहा है, सर इसे तो 5 करोड़ का लॉस है। बैंक बोलेगा अरे भाई पहले ही तू डूबा हुआ है, हमसे लोन लेगा, हमें भी डुबा देगा। तो बैंक लोन किसे देगा, ए को प्रोवाइड कर देगा, और कुछ कम लोन करके या कुछ जैसा भी इनका डीलिंग होगी, यानी कि कुछ ना कुछ लोन सी को भी मिल जाएगा। बेसिकली बी को लोन नहीं मिलेगा। अब बी को आ गया गुस्सा, क्योंकि इसको बैंक से बाहर निकाल दिया गया धक्के मार के। ये अपने अकाउंटेंट के पास जाता है, सीए साहब के पास, और कहता है भाई कुछ भी ऐसा करो कि मुझे यहाँ पर लॉस हटाकर प्रॉफिट दिखा दो। भाई सीए साहब को जादू वादू करते हैं और यहाँ पर 5 करोड़ का प्रॉफिट दिखा देते हैं। भाई सीए सारे काम कर सकते हैं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन कर देते हैं कई सीए। तो इसी को पता है क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन। यानी इसने अपने अकाउंट्स में क्या किया, अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया, इसी को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो ये भी एक लिमिटेशन बनेगी किसकी, अकाउंटिंग की। चलो एक बार रिवाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई आपने अभी लिमिटेशंस पढ़ी हैं अकाउंटिंग की। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, कई बार आप इसमें एस्टिमेशन लगाते हैं, अनुमान लगाते हो। अकाउंटिंग इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट को, यानी कि किसी की क्वालिटी, कौन कितना ऑनेस्ट है, कितना ईमानदार है, किसके अंदर कितनी स्किल्स है, उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। मनी के टर्म में जो ट्रांजैक्शन होंगी सिर्फ वही रिकॉर्ड होती हैं। अकाउंटिंग इग्नोर कर देता है प्राइस लेवल चेंजेस को। और अभी आपने सीखा अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, अकाउंट्स के अंदर हम मैनिपुलेशंस भी कर सकते हैं।
तो ये थे इसके लिमिटेशन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग की ब्रांचेस की बात की जाए, सबसे पहली ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर है कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चों ये आपके सिलेबस में है और ये आपके सिलेबस में नहीं है। सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वैसे भी मैं इसमें आपको बता दूंगा। चलो भाई सीखते आ जाओ। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अगर बात की जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो सबसे पहले भैया आप एक काम करो, अपनी बुक उठाओ और उसका फ्रंट पेज देखो। क्या आपकी जो अकाउंटिंग आपको क्लास 11th में दी गई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा है? बिल्कुल लिखा होगा, चेक कर लो अब जाकर। तो यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता क्या है, हम किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। पढ़ो देखो क्या लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, क्या लिखा है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which records financial transaction and events to determine profit or loss of the business। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कब की जाएगी किसी भी बिजनेस में? जब उस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकाला जाएगा। नंबर 2 की बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, भाई जब भी किसी कंपनी की बात की जाती है, किसी कंपनी में अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। मान लेते हैं लेट्स से यहाँ पर चेयर्स पड़ी हुई है काफ़ी सारी, हमारी कंपनी चेयर्स का काम करती है, ठीक है, चेयर्स मैन्युफैक्चर करती है। तो मालिक तो भैया कंफ्यूज है, इस एक चेयर की कॉस्ट कितनी पड़ रही है मुझे, तो वहां पर किसका रोल प्ले होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसके लिए ज्यादातर कंपनियां सीएमए को हायर करती हैं, क्योंकि यही कॉस्ट निकाल कर देते हैं। तो क्या लिखा है? दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी एंड डिटरमाइन करके देगा आपको सीएमए कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है सर, और इसका प्राइस क्या होना चाहिए। सर इसका बता दो, ऊपर वाले का प्रॉफिट और लॉस। भाई ज्यादातर बड़ी कंपनियों में सीए को हायर किया जाता है इसके लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए सीएमए को। लास्ट आपके आती है सिलेबस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपने अभी बात की थी ना कि कभी भी कोई डिसीजन लेना है कंपनी के अंदर, तो वहां पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम आएगी। यानी मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होगा वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कंपनी को लेना चाहिए और कौन सा इग्नोर करना चाहिए। देखो क्या लिखा है, इट इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। भाई ये अकाउंटिंग की जितने भी कंपनी में इंफॉर्मेशन होती है उसको जनरेट करता है, इकट्ठा करता है, और ये योग्य हो जाता है किसके? मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। क्या लिखा है? मैनेजमेंट को ये बताने के लिए कि ये डिसीजन मैनेजमेंट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है, अगर वो डिसीजन फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो। उसके बाद आती है सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। भाई देखो कई कंपनियां समाज सेवा भी करती हैं, तो वो देखने के लिए कि भाई वो कितनी समाज सेवा करती हैं उसकी भी अकाउंटिंग कराती हैं। जैसे टाटा साहब का एग्जांपल ले सकते हैं। तो जो टाटा कंपनी है वो सोशल रिपोर्टिंग की अगर बात की जाए तो समाज सेवा बहुत करते हैं, तो वो देखेंगे कि भाई हमारी कंपनी कितनी समाज सेवा कर रही है, उसका हिसाब किताब अगर उनको रखना है तो वो सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग करते हैं। फिर बात आती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। भाई बिजनेस के अंदर जैसे बाकी के रिसोर्स होते हैं, तो एक जो ह्यूमन बीइंग है वो भी एक कंपनी का रिसोर्स है, कंपनी उससे भी रिलेटेड अकाउंटिंग करती है, तो इसी को बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सो आपने यहाँ पर क्या सीखा कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस कितनी होती हैं? तो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग कितनी है? 3 है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकाला जाएगा, उसकी बात की जाएगी। फिर है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होगा? कॉस्ट निकाली जाएगी प्रोडक्ट की। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होगा? डिसीजन रिलेटेड जो भी काम है मैनेजमेंट के वो देखे जाएंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सो जैसे ही आप लोग आगे बढ़ते हो एक डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये आ जाता है 3 या 4 मार्क्स का आपके यूटी वगैरह में या फिर जो भी आपके एग्जाम होंगे। सो डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग? अभी आपने ना एक प्रोसेस सीखा था, कोड सीखा था अकाउंटिंग की मीनिंग के टाइम पर, IMRCSAC। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं 2 पार्ट में, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाई को, सो ये बनते हैं किसका पार्ट? ये बनते हैं भाई बुक कीपिंग का पार्ट। और SAC ये किसका पार्ट बनते हैं? ये बनते हैं आपका अकाउंटिंग का पार्ट, ठीक है। चलो आओ रीड करना स्टार्ट करते हैं। सो बुक कीपिंग का स्कोप क्या है? कहता बुक कीपिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। तो बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ क्या किया जाएगा?
आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, मनी के टर्म में मेजर किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा और क्लासीफाई किया जाएगा। और अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाएगा, उसके अंदर समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स की बात की जाएगी। अब देखो स्टेज की बात करते हैं, बताओ पहले कौन सा काम करोगे? सर पहले तो यही करेंगे, ये करने के बाद फिर आप ये करोगे। तो क्या लिखा है, बुक कीपिंग इट इज ए प्राइमरी स्टेज। और अकाउंटिंग में क्या लिखा है, इट इज सेकेंडरी स्टेज, दैट इज अकाउंटिंग बिगिंस व्हेन बुक कीपिंग एंड। भाई अकाउंटिंग कब स्टार्ट होगी, जब आपकी बुक कीपिंग का एंड हो जाएगा। फिर बात आती है ऑब्जेक्टिव की, ये बुक कीपिंग करते क्यों है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। जो फाइनेंशियल नेचर की बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स हुई है उनका सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड रखने के लिए ही बुक कीपिंग की जाती है। और अकाउंटिंग क्यों करेंगे, इट्स मेंटेन या इट्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू असर्टेन द नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट देखना कि कंपनी को प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव की बात कर ली आपने। सो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था, मेंटेन करना सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किस चीज का, जो भी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन होती है। और अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव था, मेंटेन करके रखना, या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू असर्टेन द नेट रिजल्ट कि कंपनी को प्रॉफिट है या लॉस है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ जॉब, रूटीन नेचर की कौन सी जॉब होगी, बुक कीपिंग। दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर, यानी कि बुक कीपिंग का काम कंपनी के अंदर रोज किया जाता है, रोज ट्रांजैक्शन होती है कंपनी के अंदर तो रोज रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। और उसके बाद बात आती है अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग का नेचर क्या है, कहता दिस जॉब इज एनालिटिकल इन नेचर। भाई ये जॉब जो है एनालिटिकल नेचर है। अगर स्टाफ की बात की जाए, बुक कीपिंग को करने वाला स्टाफ कौन होगा, जूनियर स्टाफ। आप ऐसे मान के चलो एक बीकॉम पास स्टूडेंट, ठीक है। और अगर बात करें सीनियर स्टाफ की, सीनियर स्टाफ यानी कि सीए साहब। चलो जी यहां पर देखो, बुक कीपिंग का काम कौन करेगा, भाई जूनियर स्टाफ करेगा, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना। अकाउंटिंग का काम कौन करेगा, सीनियर स्टाफ यानी ये सीए साहब करते हैं, क्योंकि भाई ये हर किसी के बस की नहीं है। समराइजिंग करना किसी कंपनी का जो भी एक तरीके से प्रॉफिट या लॉस है, क्या वो कोई भी जूनियर स्टाफ कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। इसके लिए भाई सीनियर स्टाफ ही चाहिए जो सीए साहब कर पाएंगे, ठीक है। और जो भी रिजल्ट होंगे अपने मालिक को, अपने यूजर्स को बताएंगे। अब देखो जरा बुक कीपिंग के अंदर स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स। लेकिन अकाउंटिंग के लिए तो भैया होनी चाहिए, क्या लिखा है, इट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। तो ये आपका डिफरेंस एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का आएगा, इसको अच्छे से कर लेना। फिर भी लगे किसी पॉइंट में कोई डाउट है आप मुझसे पूछ लेना। चलो भाई आगे बढ़ो। सो जैसे आप आगे बढ़ते हो, आगे लिखा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग का तो आपको पता ही है, अकाउंटिंग क्या है, किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करना। और इंफॉर्मेशन का मतलब हिंदी में जानकारी, यानी अकाउंटिंग की जानकारी, ठीक है। देखो क्या लिखा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कैसे जनरेट होती है, भाई बुक कीपिंग के प्रोसेस से। अब इसके अंदर 3 चीजें इंक्लूडेड हैं, क्या है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस, जो आप क्लास 11th में ही सीख जाओगे, प्रॉफिट और लॉस निकालना। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी क्लास 11th में आप सीख जाओगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। और बात आती है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो, ये क्लास 12th में एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें आप सीखते हो। भाई आगे बढ़ जाओ। सो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके भी आने के चांसेस एग्जाम में। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला आता है रिलायबिलिटी, फिर आता है रेलिवेंस, फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी, फिर कंपैरेटिबिलिटी। चलो भाई वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होगा, रिलायबल का मतलब जिस पर आप भरोसा कर सको। तो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, जिस पर आप सच में भरोसा कर सको। तो क्या लिखा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सच में ऐसी होनी चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सको। नंबर 2 रेलिवेंस, भाई इंफॉर्मेशन इतनी ही हमें पता होनी चाहिए ना जितनी हमारे लिए जरूरी है। अब मान लो कोई बच्चा मेरे पास आता है, सर मुझे क्लास 12th की कोचिंग लेनी है। मैंने कहा ठीक है बच्चे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं,
हम तो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और बीएसटी भी पढ़ाते हैं। सर वो आर्ट्स वाले बच्चे भी हैं क्या यहाँ पर? सर साइंस वाले बच्चे भी पढ़ते हैं क्या यहाँ पर? अरे भाई आपको क्या लेना देना, आपको जो काम है आप वो बताओ ना, आप फालतू की बातें मत करो। तो इसी को कंपनी में बोला जाता है रेलिवेंस, यानी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जिस पर आपने भरोसा किया वो आपके लिए रेलिवेंसी भी होनी चाहिए उसकी कोई। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूजर्स, जो उसे हेल्प करेगी किसमें? डिसीजन मेकिंग के अंदर। कई बार ऐसा होता ना कि आपको अभी या कुछ सालों बाद किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़े, तो किसी कंपनी में जब इन्वेस्ट करोगे, क्या उस कंपनी की अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन चेक करोगे? बिल्कुल चेक करनी चाहिए। तो जब चेक करने लगोगे क्या देखोगे? रेलिवेंसी, रिलायबिलिटी। भाई अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन ऐसी सच में होनी चाहिए ना जिसके ऊपर आप भरोसा कर सको, जो आपके लिए जरूरी भी हो। फिर आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन आपको पता लग गई, आपने उस पर भरोसा किया, आपको जो जानकारी मिली, आपको जितनी चाहिए उतनी ही मिली, लेकिन उसके बाद बात आती है अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्या आप उस इंफॉर्मेशन को समझ भी पा रहे हो, अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हो? तभी तो आपके काम की होगी ना। क्या लिखा है अंडरस्टैंडेबिलिटी में? मींस दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर, इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए यूजर्स, ताकि क्या कर पाए वो, जो भी यूजर्स हैं आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, ताकि जो यूजर्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाए, इसको समझ पाए। लास्ट आता है कंपैरेटिबिलिटी। कंपैरेटिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई कंपेयर करना। देखो यहां पर क्या लिखा है, इट मींस दैट द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। भाई यूजर जो है अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को कंपेयर भी कर पाए। अब जब कंपेयर की बात आती है ना, दो टाइप के कंपैरिजन होते हैं। यहां देखो क्या लिखा है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। ऐसे सीखो, अगर कोई कंपनी है, टाटा की बात करते हैं, टाटा कंपनी खुद को खुद से कंपेयर कर रही है, यानी खुद का जो डेटा है अपने ही डेटा से अगर वो कंपेयर कर रही है, उसको बोलेंगे इंट्रा फर्म कंपैरिजन। सर कैसे? मान लो भाई टाटा कंपनी का 2025 की जो भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होगी वो कंपेयर कर रही है 2026 से, तो आपस में ही कंपेयर कर रही है, इसको बोलेंगे इंट्राफर्म कंपैरिजन। जब कंपनी अपनी ही अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को खुद की अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन से कंपेयर करती है। ठीक है, अब यहां पर सीखो जरा, इधर क्या है भाई, टाटा कंपनी, ठीक है, मान लो किसी रिलायंस कंपनी की अगर मैं बात करूं, टाटा की कंपनी अपने जो भी रिकॉर्ड्स हैं अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन के रिलायंस की कंपनी से कंपेयर कर रही है, वैसे ही मान के चल रहे हैं एग्जांपल के तौर पर आपको सिखाने के लिए। तो इसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन, यानी जब सेम फर्म आपस में अपने आप को कंपेयर करेगी, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। जब एक फर्म किसी और से अपने आप को कंपेयर करेगी तो उसको बोलेंगे इंटर फर्म कंपैरिजन। या ऐसा भी मान के चलो, अगर आपने टाटा कंपनी के रिकॉर्ड्स को, ठीक है, मान लो 2026 का रिकॉर्ड है टाटा कंपनी का, आपने क्या किया, टाटा कंपनी के 2026 के रिकॉर्ड को 2025 से कंपेयर किया, इसको बोलेंगे इंट्रा फर्म कंपैरिजन। फिर इधर आ जाओ, आपने टाटा कंपनी के रिकॉर्ड को रिलायंस कंपनी के रिकॉर्ड से कंपेयर किया 2026 के, 2026 और 26, यहां पर कंपनियां दो हैं, यहां पर कंपनी एक ही है, सो इसको बोला जाएगा इंट्रा फर्म कंपैरिजन, उसे बोला जाएगा इंटर फर्म कंपैरिजन। तो यहां पर अभी आपने क्या सीखा, जो भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैरेटिबिलिटी, और कंपैरेटिबिलिटी में आपने सीखा इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। लास्ट एक बारी, आपने एक ही कंपनी को उसके प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया, ठीक है, कंपनी सेम ही है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। आपने किसी एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर किया, इंटर फर्म कंपैरिजन। चलो जी आगे बढ़ चलते हैं। तो जिसकी बात कर रहे थे भाई वो टॉपिक आ गया, यानी यूजर्स की बात कर रहे थे अभी हम। तो देखो यूजर्स होते हैं दो, एक होते हैं इंटरनल यूजर और एक होते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर। तो भाई बात करते हैं पहले इंटरनल यूजर कौन होते हैं, एक ऑनर हो गया, एक मैनेजमेंट। भाई ये यूजर कौन होते हैं, जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को देखेंगे। ऑनर क्यों देखेगा भाई, ऑनर तो इसलिए देखेगा ना कि उसने इतना पैसा अपने जो बिजनेस में लगा रखा है, उस बिजनेस से उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसलिए ऑनर अपने बिजनेस को देखेगा। यानी ऑनर अपने बिजनेस की अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को चेक करेगा। और ये कौन से यूजर हुए, इंटरनल यूजर। मैनेजमेंट भी कौन से यूजर हैं, इंटरनल। अच्छा मैनेजमेंट क्यों देखेंगे भाई, मैनेजमेंट को
डिसीजन लेने हैं रिगार्डिंग जैसे कॉस्ट से रिलेटेड या कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, ये जितने भी डिसीजन होंगे यहां पर ये लिए जाएंगे। ठीक, फिर आते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर में सबसे पहले कौन आए? एम्प्लॉय एंड वर्कर। अरे सर ये क्या होगा? एम्प्लॉय और वर्कर तो कंपनी के ही लोग होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय और जो वर्कर होते हैं सर ये तो कंपनी के लोग हैं, तो ये आपने एक्सटर्नल में क्यों लिखे? ये तो सर इंटरनल है। अरे एक बात बताओ, चलो मैं आप ही की बात करता हूं, आप सबका नाम मैंने मान लिया ए, ठीक है, और आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी है 50,000। मैंने आपको कॉल किया, दयाल सर का आपको कॉल आता है, अरे यहां 50,000 मिल रहे हैं, मेरी कंपनी में आ जाओ, मैं 70,000 दे रहा हूं। जल्दी सोच के बताओ क्या करोगे? मेरी कंपनी में आ जाओगे ना? देखोगे ना, अरे 20,000 फालतू मिल रहे हैं, चलो उस कंपनी में। तो फिर आप काहे के अपने हुए, आप एक्सटर्नल के अंदर ही काउंट किए जाओगे। और बात अब ये आती है कि आप अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को क्यों देखोगे? बिकॉज बोनस एंड सैलरी, दिवाली आने वाली है सर, देखेंगे ना जरा कि ये कंपनी, हमारी जो कंपनी है कितना कमा रही है। ज्यादा कमा रही है तो अच्छा खासा बोनस देगी, ठीक है। और सैलरी के लिए भी देखते हो, कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर मान लो लॉस हो रहा होता पिछले 2-3 महीने से, फिर भी आपको सैलरी दे रही है, तो आने वाले मंथ में क्या कोई उम्मीद होती सैलरी मिल जाएगी? नहीं ना। तो आप पहले से अपनी प्लानिंग करके रख लेते, अरे भैया 3 महीने हो गए इस कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, चलो छोड़ो इसको, चलते हैं कहीं और। अच्छा, बैंक्स क्यों देखेंगे? भाई बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे, इसलिए वो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे, बिकॉज बैंक प्रोवाइड लोन टू द बिजनेस। बिजनेस को लोन देता है बैंक, इसलिए बैंक क्या करेगा? जो भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होगी उसको यूज करेगा, उसको देखेगा। तो बैंक भी कहां कवर हुए? एक्सटर्नल यूजर में। अच्छा, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्यों देखेंगे? भाई उनको पैसा इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, इसलिए वो आपकी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को देखेंगे। अच्छा, क्रेडिटर, अच्छा क्रेडिटर कौन होते हैं? हमारे बिजनेस को जिन जिनको पैसा देना है उनको क्रेडिटर बोला जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिटर क्यों देखेंगे? टू डिटरमाइन द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द बिजनेस, या ये चेक करने के लिए जिन जिन से आपका बिजनेस उधार पर सामान खरीदता है, तो जो आपको उधार पर दे रहे हैं, क्या वो ये चेक नहीं करेंगे कि जिस बिजनेस को वो लोग उधार पर सामान दे रहे हैं वो उनका पैसा देने लायक भी या नहीं है? इसीलिए जो क्रेडिटर है वो आपकी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को देखेंगे। सर गवर्नमेंट क्यों देखेगी? भाई टैक्सेस को सेटल करने के लिए। पब्लिक क्यों देखेगी? भाई पब्लिक देखेगी ना कि जिस कंपनी का हम गुड्स परचेज करते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, इन फ्यूचर वो क्या और प्रोडक्ट लेकर आने वाली है, ठीक है, तो इसलिए पब्लिक भी देखेगी। रिसर्चर क्यों देखते हैं? भैया इनका सिंपल सा पर्पस है, रिसर्च करनी होती है इसे, या इनको रिसर्च करनी होती है, इसलिए देखते हैं। आगे बढ़ जाओ, आगे लिखा है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। सिंपल सा टॉपिक है, सीखो। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज नॉलेज, ठीक है, अकाउंटेंसी एक नॉलेज है। जब आपको इसकी नॉलेज आ जाएगी तभी तो आप अकाउंटिंग कर पाओगे। तो इसमें क्या लिखा है? अकाउंटिंग इज द एक्शन, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। और अब आपका जो लास्ट टॉपिक आता है डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। तो पहले एक चीज सीखो आप, देखो भाई दो लोग हैं, एक तो लाला टाइप लोग हैं यहां पर, ये लाला टाइप लोग हैं, और एक जो बिजनेस करने वाले लोग हैं। जितने भी लाला टाइप लोग होते हैं ना, ये सिंगल एंट्री को फॉलो करते हैं, और जो बिजनेस होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, मान लेते हैं बिजनेस में, बिजनेस ने पेन खरीदा, एक पेन परचेज किया है किसी शॉप से। तो अब बिजनेस के पास क्या आ गया? पेन आ गया, और बिजनेस ने रिटर्न में क्या पे किया? इसने कैश पे किया। देखो ट्रांजैक्शन तो एक ही हुई है कि पेन खरीदा है बिजनेस ने, लेकिन इसने दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए। पहला कौन सा? पेन आया, कैश गया। लेकिन लाला टाइप लोग क्या करते हैं? ये तो सीधा कहते हैं हमने पेन बेच दिया, बात ही खत्म। तो ये सिंगल एंट्री को फॉलो करते हैं, तो इसको सीखते हैं। चलो देखो भाई डबल एंट्री में क्या लिखा है? इट मीन्स अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट। इसमें दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करोगे, डेबिट एंड क्रेडिट को, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगी,
इसमें क्या लिखा है, इट मींस रिकॉर्डिंग ऑफ वन एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन सम टाइम। इसमें सिर्फ सिंगल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा, इसमें दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाएंगे, एक को डेबिट एक को क्रेडिट बोलते हैं। आने वाले चैप्टर में आप सीखोगे किसे डेबिट और किसे क्रेडिट बोलोगे। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इट मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। यहां पर जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उसका कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाएगा। यहां क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो नोन एज अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। भैया यहां पर जो भी रिकॉर्ड होगा वो अमूमन इनकम्प्लीट ही होगा। यहां पर पढ़ो जरा, सिंस वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज डेबिटेड, एक एस्पेक्ट को आप क्या करोगे डेबिट, एंड द अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड। भाई जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें एक एस्पेक्ट आपका डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। मजे की बात देखो क्या है, द टोटल ऑफ डेबिट, ये डेबिट इसको ठीक कर लेना, इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। यहां पर जो भी डेबिट का टोटल है वो किसके इक्वल होगा, क्रेडिट के इक्वल होगा। इन दिस सिस्टम वी मेंटेन ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक। भाई इसमें आप सिर्फ क्या करोगे, मेंटेन करोगे पर्सनल अकाउंट और कैश बुक को, ठीक है। तो ये था आपका बच्चों चैप्टर नंबर 1। थैंक यू। चलो जी अब बात करते हैं, देखो ये आपने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट मेरे साथ किया। आपको अगर ये पीपीटी चाहिए, ठीक है, तो एक कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ये पीपीटी टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी। चलो जी ये आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 अकाउंट्स का फिनिश होता है। मिलते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 2 के साथ। अच्छा चैप्टर नंबर 2 से पहले बच्चों चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करने वाले हैं, देन आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पर, ठीक है। चलो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।